नमस्ते, आप सभी का स्काईराइज एकेडमी में स्वागत है। आज 22 जून है और हम यूपीएससी मींस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूल ऑफ लॉ? डिस्कस सम ऑफ द चैलेंजेस इन अपहोल्डिंग रूल ऑफ लॉ इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलता रहे और आप एक भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को मिस ना करें। तो कंटेक्स्ट देखते हैं। एक रीसेंट डेमोलिशन हुआ था इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन द रिमार्क्स ओवर प्रॉफिट मोहम्मद, एंड उसमें क्या होता है, बेसिक टेनेंट्स ऑफ लॉ को ये चैलेंज कर देता है डिमोलिशन, और काफी क्वेश्चंस रिगार्डिंग रूल ऑफ लॉ राइज हुए थे, इंक्लूडिंग द राइट ऑफ पर्सन टू बी हर्ड फर्स्ट। सो बेंच ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स मांगा है कि डिमोलिशन के अगेंस्ट के क्यों स्टेट ने किया था और क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो की थी। Rule of law has to prevail and no demolition can take place without following the due process of law, observed the apex court. ये डिमोलिशन का इम्पैक्ट क्या था? ये जो विक्टिम है उसके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है अंडर राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14, फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 और राइट फॉर अ डिग्निफाइड लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उससे क्या सिर्फ घर नहीं टूटता, उनके जो हार्ड एंड फ्रीडम्स है वो भी कॉम्प्रोमाइज होती है और स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ होल इज अंडरमाइंड। So constitutional provision क्या है regarding right to property? It is given under Article 300A. Basically, right to property is a constitutional and a legal right, but it is not a fundamental right after the various amendments after the imposition of emergency. So Article 300A ये बोलता है कि no person shall be deprived of his property save by the authority of law. ये 44 Constitutional Amendment Act से insert किया गया था in the year 1978. So right to property is no longer a fundamental right, rather it is a constitutional right and now exists in Article 300A. तो एक केस लो अच्छा सा है, उसमें है टी प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2011 का केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो पब्लिक पर्पस है दैट वाज द प्री कंडीशन फॉर डिप्रिवेशन ऑफ अ पर्सन अंडर हिज प्रॉपर्टी। तो अगर कोई पब्लिक पर्पस नहीं हो तो कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम डिप्राइव नहीं कर सकते वो पर्सन को टू एंजॉय हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी। And right to claim compensation is also inbuilt in this article. So दूसरा केस ये है अब्बास अंसारी एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का 2020 का रीसेंट केस है। उसमें स्टेट अथॉरिटीज ने जब भी डिमोलिशन के ऑर्डर्स पास किए गए थे इन रिस्पेक्ट ऑफ टू प्राइवेट प्रॉपर्टीज शुड वेट फॉर before taking any action of actual demolition until the statutory period of appeal comes to an end. So वो जजमेंट उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया था। ये जो दो लेजिस्लेशन रेफर किए गए हैं वो है उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट और उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग्स ऑपरेशन एक्ट। सो इस केस में ये हुआ था कि डिमोलिशन जो स्टैट्यूटरी लिमिट है जो 15 डेज है और फिर अपील में जाओ तो 30 डेज है, वो सब ऑब्जर्व नहीं की गई थी। नोटिस देने के तुरंत बाद प्रॉपर्टीज डिमोलिश कर दिए गए थे। तो फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये रूलिंग दी है। करंट सिनेरियो ये केस का ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है टू ओवरटर्न दिस जजमेंट एंड इट मैटर इज स्टिल पेंडिंग इन द कोर्ट और कोई भी जजमेंट अभी फिलहाल इस पे नहीं आया है। तो ये जो एक्ट है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973, उसमें सेक्शन 27 से म्युनिसिपल अथॉरिटीज को पावर मिलता है टू डिमोलिश एनी इलीगल कंस्ट्रक्शन इफ फाउंड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द मास्टर प्लान, पर उसमें भी अफेक्टेड पर्सन हैज द राइट टू बी हर्ड, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, 15 दिन का प्रायर नोटिस भी मिलता है और जिस पर्सन को नोटिस मिले उसके पास राइट है टू अपील टू द चेयरमैन एंड अगेंस्ट द ऑर्डर विद इन 30 डेज वो चेयरमैन फिर वो उनके मैटर सुनेगा एंड देन रिफर टू पार्टीज टू अपील करने पे, या फिर अपील को डिसमिस करेगा या रिवर्स द ऑर्डर या कुछ जो भी उनको जजमेंट देना हो वो देंगे। अगर कोई ऑर्डर ऐसा पास नहीं किया है तो वो पर्सन को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। दिस इज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज वन ऑफ द टूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आल्सो that is comes under the jurisprudence. So till the disposal of interim application and the statutory appeals, authority should not take any steps for executing the demolition orders. So ये क्लियरली लेजिस्लेशन में लिखा गया है कि आप ऐसे ही एक दिन पहले नोटिस देके डिमोलिश नहीं कर सकते। वो पर्सन को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सारे वो अपील कर सके और भी सारे जो उनके पास रेमेडी है वो एग्जॉस्ट कर सके, उसके बाद ही कोई प्रॉपर्टी को डिमोलिश करना चाहिए।
सो रूल ऑफ लॉ पे बात करते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ हमारे आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इंश्राइन किया गया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ में रूल ऑफ लॉ इंश्राइन किया गया है। So it is a negative concept which ensures that there should be no special privilege in favor of anyone. All are equally subject to the ordinary law of the land, and no person, whatever his rank or condition, is above law. So ये equivalent to the second corollary of the AC Dacian है, concept of rule of law in Britain. So उनका concept ये था AV Dacey का, absence of arbitrary power, no man shall be punished except for the breach of law, equality before law, equal subjection of all citizens to the ordinary law, and primacy to the rights of the individuals. यहाँ पे हमारा इंडियन लॉ थोड़ा अलग है, बिकॉज फर्स्ट टू एलिमेंट्स इंडिया में अप्लाई करते हैं, थर्ड एलिमेंट इज नॉट एप्लीकेबल। इन थर्ड एलिमेंट वहाँ पे प्राइवेसी इज गिवन टू द राइट ऑफ द इंडिविजुअल्स, whereas in India the constitution is the source of individual rights, so primacy is given to the constitution. So exceptions to rule of law क्या है? Equality before law is not absolute, and उनके ये exceptions है। Article 361 extends immunity to the President of India and state governors. Members of Parliament and state legislature also enjoy certain immunities. Public officers and judges also enjoy some protection. Foreign diplomats को भी immunity मिलती है, UN और उनकी agencies भी enjoy diplomatic immunity enjoy करते हैं, और certain directive principles को भी primacy मिली है over Article 14, and some special groups and interests such as trade unions have also been according special privileges by law. So ये सारे exceptions है of equality before law. अब बात करते हैं एक रिपोर्ट की, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट एक लीडिंग रिपोर्ट है ऑन ओरिजिनल डेटा ऑन रूल ऑफ लॉ covering 139 countries. It measures the effectiveness of rule of law in countries across 8 factors. See, कोई भी रिपोर्ट आप पढ़ेंगे ना, उनके जो फैक्टर्स है किसमें वो मेजर किए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे रियली हेल्प यू राइट अ बेटर क्वालिटी आंसर इन योर मेंस एग्जाम. सो यहाँ पे जो 8 फैक्टर्स है गवर्निंग रूल ऑफ लॉ आर रिस्ट्रिक्शन ऑन द गवर्नमेंट पावर्स, फिर नो करप्शन, ओपन गवर्नमेंट, बेसिक राइट्स, ऑर्डर सिक्योरिटी, रेगुलेटरी एनफोर्समेंट, सिविल जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस. तो उनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2021 की, उसमें इंडिया रैंक 79th across 139 countries, performing well in constraints on government and open government. However, इंडिया का रैंक खराब आया था करप्शन में, सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस और रेगुलेटरी एनफोर्समेंट में. तो उससे हम जो चैलेंजेस है वो इजीली मेक आउट कर सकते हैं अगर हमें रिपोर्ट्स की नॉलेज हो. तो व्हाट आर द मेन चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग रूल ऑफ लॉ इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया? एक तो लॉज बहुत ऑब्सोलेट है, बहुत पुराने हैं, और जो एवर एक्सपांडिंग इकोनॉमी है उसको फॉरवर्ड लुकिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म चाहिए, और ये लॉज आज की प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, दे आर लिमिटेड इन स्कोप. फिर there is a huge gap in the ever widening laws and books and the जो actual implementation है, तो जो law on paper है it is not implemented in letter and spirit, so there is a huge gap. फिर every element of India's rule of law supply chain including the legislature, जो law drafting होती है, फिर police, फिर prosecutors, court, सब में अभी कुछ ना कुछ lacuna है. So legislation में तो ये है कि obsolete laws है, फिर huge gaps है in implementation, फिर investigative agencies है, they are very politicized and resources नहीं है, infrastructure नहीं है, leadership नहीं है, vacancies बहुत ज़्यादा है, and even in judiciary में काफ़ी अच्छे जजमेंट्स दे रही है, काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, पर बहुत सारे challenges face कर रहे हैं, ranging from vacations to vacancies, vacations, backlogs, फिर very frequently changing of the chief justice, वो बहुत सारे फैक्टर्स है जो जुडिशरी की फंक्शनिंग को हैम्पर करता है. अदर थिंग इज वी कैन टेक इज के जो सिविल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इट इज़ वेरी स्लो, इट इज़ लाइक जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. सो वो सिनेरियो अभी है, सिविल जस्टिस में भी टाइम मिल रहा है, फिर डिमोलिशंस हो रहे हैं, जो लेजिस्लेशन में है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा इन रियलिटी. तो ये सारे challenges है to apply rule of law in democratic country like India. So ये मेन सारे concepts थे, आप इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए और फिर पेपर और पेन लीजिए और अपने ओन वर्ड्स में आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, और टाइम का भी ध्यान रखिए बिकॉज एग्जाम पैटर्न में टाइम बहुत लिमिटेड है, और आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए और आपके कॉन्सेप्ट्स भी दिमाग में अच्छे से बनने चाहिए. तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. डिमोलिशन हुआ था, उस पर रूल ऑफ लॉ पे क्वेश्चन हुआ था. रूल ऑफ लॉ बेसिकली मींस के
जो भी लॉ में दिया है उस तरीके से प्रोसीजर रियलिटी में फॉलो हो। तो सुप्रीम कोर्ट और यूपी गवर्नमेंट के बीच चल रहा है एक केस जिसमें डिमोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज एक इश्यू है, रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A में दिया गया है। एंड देन Abbas Ansari and others versus State of Uttar Pradesh is one of the leading cases. And equality before law article 14 of the Indian Constitution में दिया गया है, उसमें rule of law laid down किया है, and it is a negative concept which ensures there is no special privilege. किसी को भी special privilege नहीं मिलेगा, हर एक equal subject to ordinary law of the land है, like no one is above law. That is the third. So कोई special privilege नहीं है, सब लोग equally subject है law के, and no one is above law. These are the three concepts of equality before law. अब DCN के 3 rules क्या है? There is absence of arbitrary power, equality before law है, मतलब हर कोई एक ही law को subjected है, and primacy of the rights of an individual. ये 3 हो गए AV DCN के rule of law. 2 एलिमेंट्स इंडिया में अप्लाई होते हैं, तीसरा एलिमेंट इज इनएप्लीकेबल बिकॉज वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को प्राइमेसी मिली है ओवर द इंडिविजुअल राइट्स। Exceptions are president and governor, then diplomats, members of parliament and state legislatures, public officers and judges, UNO and उनकी agencies के members, फिर कुछ directive principles and some special interest group. फिर वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट एक आप लिख सकते हो आंसर में, उससे आप ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हो। एंड उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो भी चैलेंजेस है, लाइक ऑब्सोल्यूट लॉज है, ह्यूज गैप्स है, फिर एजेंसीज में इश्यूज है, जुडिशरी में जो इश्यूज है, वो सब आप मेंशन करके आपके आंसर को और एनहेंस कर सकते हो। ये टॉपिक में आपको और कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए। अगर आप चाहते हैं हम कोई और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कल फिर मिलेंगे एक और सवाल के साथ।